सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची शर्वानी आपको कक्षा 12वीं के अध्याय 6 वंशागतिकी के आणविक आधार के ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, है ना। तो इसके पूर्व वाले जो वीडियो था, इसके पिछला वीडियो जो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि डीएनए कैसे होता है, डीएनए में डीएनए का संगठन क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, सारी प्रोसेस को हम लोगों ने जाना। उसके बाद लीडिंग सेल और लैगिंग सेल के बारे में जाना। तो जो लीडिंग सेल होता है या फिर लीडिंग सीरा होता है, फिर लैगिंग सीरा क्या होता है, उसके बीच में जो अंतर होता है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। लीडिंग सीरा क्या होता है, लीडिंग जो लीड करता है ना, और लैगिंग सीरा क्या होता है, जो ओकाजाकी खंड के फलस्वरूप बनता है। इसमें क्या होता है, आरआरएनए जो होता है वो आर प्राइमर जो होता है एंजाइम, वो उसकी सहायता से जुड़ता है। और ये क्या होता है, कंटिन्यू निरंतरता के साथ जुड़ता जाता है। लैगिंग होता है ना, और लीडिंग जो होता है वो 5-3 इंड में बढ़ता जरूर है, लेकिन ओकाजाकी खंड के फलस्वरूप नहीं बढ़ता। और ये जो होता है आर प्राइमर का जो धीरे धीरे जो एंजाइम होता है उसकी सहायता से ये जुड़ता जाता है। इसको आप लोग 3-4 पॉइंट का कुछ है, इसको आप लोग अपने बुक से अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, कभी कभी ये 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है। अब है डीएनए के कार्य। क्या पढ़ेंगे हम लोग, डीएनए के कार्य। डीएनए क्या होता है, सभी जीवधारियों में महत्वपूर्ण होता है, ये तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया था बच्चों। तो ये क्या होता है, जो बायोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, बायोसिंथेटिक, ठीक है, और आनुवांशिक कार्यों को संपादित करता है। इसमें से क्या है, प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। तो पादप विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवधारियों में पादप विषाणु, जितने भी पादप विषाणु होते हैं, पादपों में पाए जाने वाले विषाणु जो होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सभी जीवधारी जो होते हैं उसमें डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। जो डीएनए होता है वो किस रूप में कार्य करता है, पादप में जो पाए जाने वाले विषाणु होते हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए तो जो डीएनए होता है सभी जीवधारियों में आनुवांशिक कार्य करता है तथा आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है, आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। जो डीएनए होता है वो जीवधारियों को विभिन्न विकासात्मक प्रक्रियाओं तथा सभी जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ये क्या करता है, जितने भी विकास के क्रम होते हैं, मतलब कोई भी जीवधारी जिसमें ये प्रेजेंट है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, तो वो क्या करता है, जो विकास का जो सीढ़ी होता है, विकास का जो क्रम होता है, उसको क्या करता है, उसके जो प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर जो डीएनए होता है वो क्या करता है, एमआरएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट की भांति कार्य करता है। एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। एम का मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए, है ना। इसके किसके कैसा कार्य करता है, तो टेम्पलेट के भांति कार्य करता है। किसके भांति कार्य करता है, टेम्पलेट के भांति। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि एक पुराने स्ट्रैंड से नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, है ना। उसके बाद क्या है, डीएनए जीवधारियों में प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो डीएनए जो होता है वो जो जीवधारी होते हैं, है ना, उसमें क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोई भी जीवधारियों में प्रोटीन का निर्माण किसके थ्रू होता है, तो डीएनए के थ्रू होता है। क्लियर। डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है और अर्धसंरक्षी विधि द्वारा डीएनए पुनरावृत्ति के पक्ष में प्रमाण पर प्रस्तुत करता है। क्या करता है, जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या कर लेता है, मिल जाता है, और क्या करता है, गुणसूत्रों का निर्माण करता है। हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाएगा, गुणसूत्रों का फॉर्मेशन कर लेता है, जो क्या होता है, अर्धसंरक्षी विधि द्वारा डीएनए पुनरावृत्ति के पक्ष में प्रमाण है। जो अर्धसंरक्षी हम लोग पढ़े थे, अर्धसंरक्षी विधि सेमी कंजर्वेटिव मेथड जो हम लोग पढ़े थे, किसका, डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए द्विगुणन का, उसका क्या करता है, प्रूफ देता है, ठीक है। विभिन्न प्रमाणों से अब यह प्रमाणित हो चुका है कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्धसंरक्षी विधि द्वारा होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण मतलब क्या होता है, उसके जैसे नए स्ट्रैंड का निर्माण होना। ये किसके द्वारा होता है, अर्धसंरक्षी विधि के माध्यम से होता है। मेसेल्सन एवं स्टॉल का प्रयोग, अगर इसके लिए हम लोग देखेंगे मेसेल्सन, अगर हम लोग अर्धसंरक्षी विधि हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए पुनरावृत्ति की, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए द्विगुणन का, तो उसके लिए मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग था। इन्होंने बताया कि 1958
1958 में इन वैज्ञानिकों ने बताया कि जो कोलाई जीवाणु होते हैं, है ना, कोलाई इसिचरीचिया नामक जो इसिचरीचिया कोलाई नामक जो जीवाणु होते हैं, उनमें क्या होता है, इन लोगों ने वो किया, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेसेल्सन और स्टॉल्स ने भी क्या किया, स्टॉल ने भी 1958 में इसिचरीचिया नामक जो कोलाई था उन जीवाणुओं में एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, फिर उससे क्या निकला, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो कोई ना कोई निष्कर्ष, कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलता है। तो उनका रिजल्ट जो था वो ये था कि जीवों में डीएनए का द्विगुणन जो होता है, जीवों में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है। उन्होंने इस जीवाणु को क्या किया, अनेक पीढ़ी तक NS युक्त कल्चर माध्यम पर उगाया। वो जो जीवाणु था, कोलाई जो जीवाणु, उसको क्या किया, कल्चर माध्यम पर, कल्चर माध्यम जो होता है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ कुछ उगाते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल थ्रो उगाते हैं। तो उसमें क्या किया, वो उसको उगाते गया, उसके संवर्धित करके उगाते गया। और क्या किया, इसके फलस्वरूप जो डीएनए पाए जाने वाले नाइट्रोजिनस क्षार के समस्त जो नाइट्रोजन थे वो N14 के स्थान पर N15 द्वारा अंकित हो गए। जो पहले जो डीएनए के नाइट्रोजिनस क्षार थे N14 में हुआ करते थे, वो N15 में अंकित, मतलब बाद में जब वो देखते गए हम लोग तो N15 में आ गए। इसके बाद जीवाणुओं को अचानक N4 माध्यम पर स्थानांतरित किया गया 14। तो ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि यदि जीवाणुओं में डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षित होगा तो नई पीढ़ी के जीवाणुओं के डीएनए का एक स्ट्रैंड N15 तथा दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो N14 युक्त होना चाहिए। अर्ध संरक्षित विधि से तात्पर्य क्या बता रहे हैं, ये रिजल्ट में अपना जो मेसेल्सन और स्टॉल थे वो बता रहे हैं कि यदि देखो दो माध्यम, एक माध्यम में उगाया कल्चर माध्यम में, किसको, कोलाई जो जीवाणु था, है ना, कोलाई जीवाणु को उसने क्या किया, उसमें डीएनए का द्विगुणन किया। फिर उसको वो बार बार कल्चर माध्यम में करते गया तो पता चला कि वो N14 की जगह पे N15 में आ गया। फिर उसको क्या किया, फिर जब उसको किया उसके बाद इस प्रयोग को क्या किया, उसके बाद वो फिर से उसको N14 में कर दिया, उसको उखाड़ा वहाँ से और N14 माध्यम में उसको डाल दिया फिर से। तो N14 माध्यम में जब उसको डाला है ना, तो क्या होगा कि तो एक जो हो गया वो N15 का हो गया, है ना, यहाँ पे था एक माध्यम में उगाया था तो पहले क्या था, N14 था। फिर उसको क्या किया, वो धीरे धीरे उसमें उगाते गया तो वो क्या हो गया, N15 हो गया। ठीक है, N15 हो गया। फिर जब N15 को उठा के क्या किया, वो N14 में फिर से डाल दिया। क्या किया, N14 में फिर से डाल दिया। तो N14 में फिर से डालने के बाद क्या हुआ कि N14 में डालने के बाद उसमें उसको लगा कि अगर अर्ध संरक्षी, अगर इसका रेप्लिकेशन जो होता है वो अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता है, सेमी कंजर्वेटिव द्वारा होता है, तो उसका जो दो स्ट्रैंड होता है तो एक क्या होगा, N14 प्रदर्शित करेगा, शो करेगा, और एक जो होगा वो N15 शो करेगा। जो उसका नाइट्रोजिनस क्रम जो होता है, नाइट्रोजिनस क्षार का जो क्रम होता है उसमें क्या होगा, एक जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा वो N14 दर्शाएगा और एक जो होगा वो N15 दर्शाएगा। क्लियर। तो उन्होंने पाया, क्या पाया कि जीवाणुओं में डीएनए को पृथक किया, फिर डीएनए का घनत्व, प्रवणता, सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी, उसका जो सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब क्या है, उसको बहुत अच्छे तरीके से हिलाया, सेंट्रीफ्यूग किया, है ना। फिर इसके अलग अलग बैंड प्राप्त हुए। जब से हिलाते गया तो क्या हो गया, उसके जो स्ट्रैंड थे वो अलग अलग हो गए। फिर अलग अलग क्या किए उन्होंने, अलग अलग प्राप्त हुए। फिर जो एन जीवाणु से प्राप्त डीएनए की पट्टी थी अथवा बैंड जो था वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की तली में बैठ गया। जो N14 वाला था वो क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज जो होता है ना, सेंट्रीफ्यूज कैसे होता है, ऐसा इस टाइप का होता है, उसको हिलाते जाते हैं तो इसकी तली में आके वो बैठ गया। ठीक है। जबकि एक पीढ़ी के लिए N14 माध्यम में उगाए गए जीवाणुओं से प्राप्त जो डीएनए बैंड था इसके ऊपर प्राप्त होता है। तो एक में क्या हुआ, ऊपर प्राप्त हुआ, एक में क्या हुआ, नीचे प्राप्त हुआ। ठीक है। तो जीवाणुओं को पुनः एक पीढ़ी के लिए फिर 14 माध्यम में उगाया तो उनसे प्राप्त जो डीएनए था उसका घनत्व प्रवणता था। घनत्व प्रवणता का मतलब होता है घनत्व, डेंसिटी। आप लोग पढ़े ही होंगे डेंसिटी फिजिक्स में, तो घनत्व बताने की जरूरत नहीं है, जो स्थान घेरता है ना, जो स्थान घेरता है, जितना अब स्थान को लेता है, वो जितने प्लेस को लेता है उसको उसका घनत्व बोलते हैं। तो इसका जो घनत्व प्रवणता था, सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया तो इससे डीएनए के दो बैंड प्राप्त हुए।
फिर से 2 बैंड प्राप्त हुए। तो एक बैंड की स्थिति एक पीढ़ी के लिए N14 के माध्यम पर थी और उगाए गए डीएनए के समान थी, जबकि दूसरा जो बैंड था डीएनए के और हल्का होने के कारण डीएनए और हल्का हो गया था, इस कारण ऊपर स्थित हो गया। अगली पीढ़ी से प्राप्त डीएनए की भी 2 पट्टियां प्राप्त हुई। फिर से जो नेक्स्ट पीढ़ी था उसमें भी 2 पट्टियां प्राप्त हुई, जिसमें क्या था, संकर घनत्व वाली पट्टी की तीव्रता धीरे धीरे कम होती गई, जबकि हल्के घनत्व वाली पट्टी की तीव्रता जो थी, मतलब संकर घनत्व जिसमें मिक्स था, उसमें क्या थी, उसकी धीरे धीरे प्रवणता कम हो गई, जबकि जो हल्के घनत्व की पट्टी की तीव्रता थी वो अधिक थी। प्राप्त परिणामों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि जो ये हम लोग का रिजल्ट जो प्राप्त हुआ उससे हम लोग अलग अलग कंक्लूजन दे सकते हैं। तो क्या क्या कंक्लूजन दिया कि लगातार अगर N15 माध्यम में उगाए जाते हैं तो जीवाणु की कोशिकाओं में स्थित जो डीएनए होते हैं अलग अलग N15 अलग अलग बार करते जाते हैं, तो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं N15 युक्त हो गए। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए, N15 युक्त हो गए, अतः इनका अणुभार जो हो गया वो अधिक हो गया, क्योंकि दोनों एक समान हो गए, इसलिए इसका बैंड जो था सेंट्रीफ्यूज ट्यूब की तली में प्राप्त हुआ। फिर दूसरा जो है N15 माध्यम में उगाए जाने के बाद दूसरा जो पहला तो हो गया कि N15 में हो गया था, इसलिए उसका घनत्व ज़्यादा हो गया, या फिर उसका जो वजन था वो ज़्यादा हो गया, अणुभार, इसलिए वो क्या हो गया, तली में बैठ गया। फिर जो था N15 माध्यम पर उगाए जाने के बाद क्या हुआ, जब जीवाणुओं को एक पीढ़ी के लिए उगाया गया तो उसके डीएनए में अर्ध संरक्षी विधि द्विगुणन होने के कारण एक स्ट्रैंड N14 जबकि एक स्ट्रैंड जो था N15 युक्त हो गया। तो इसका अणुभार मध्यम इंटरमीडिएट होने के कारण इसके बैंड की स्थिति क्या गई, बीच में पाई गई। ठीक है, जो अगर वजन होगा तो नीचे तली में बैठ जाएगा, हल्का होगा तो ऊपर उठ जाएगा, और अगर इंटरमीडिएट होगा मतलब बीच का होगा तो बीच की स्थिति में, तो ये बीच की स्थिति में आ गया, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक N15 हो गया और एक N14 हो गया। फिर है कि एक पीढ़ी के लिए पुनः N14 माध्यम पर उगाए जाने पर पुनः अर्ध संरक्षी विधि द्वारा डीएनए द्विगुणन हुआ। फलस्वरूप आधे जीवाणुओं में डीएनए N14 तथा आधे में N15 प्रकार का हुआ। फिर पृथक करने के बाद जब डीएनए को जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो 2 बैंड प्राप्त हुए, एक की स्थिति मध्यम तथा दूसरी की स्थिति हल्की होने के कारण ट्यूब के ऊपर की ओर थी। 3 चीज आपको 3 रिजल्ट प्राप्त हुए, 3 कंक्लूजन प्राप्त हुए। देखो इस टाइप का स्थिति रहेगा, ये मेल्सन और स्टॉल्स जो था उसका एक्सपेरिमेंट है, उसमें ये बताया गया है कि अगर N15 में किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स में इसको कल्चर माध्यम में उगाया तो ये क्या हो गया, इसमें N15 डीएनए बना और इसका क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और था, इसलिए ये हैवी था। क्यों था, क्योंकि दोनों जो स्ट्रैंड थे वो N15 के थे। फिर क्या हुआ, जब इसमें अर्ध संरक्षी विधि हुई तो एक जो स्ट्रैंड था वो N15 का हो गया और एक जो था N15 का हो गया, N14 और एक 15 का, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। कैसा हो गया, हाइब्रिड जनरेशन का हो गया। फिर दूसरा जो था उसमें क्या हो गया, एक स्ट्रैंड जो था N14 का लाइट वेट वाला था और एक था N14 और एक N15 का हाइब्रिड था। इस प्रकार का सेकेंड जनरेशन जो था वो इस प्रकार का प्राप्त हुआ। ये था मेल्सन और स्टॉल्स का एक्सपेरिमेंट। फिर है टेलर का प्रयोग, अर्ध संरक्षी विधि के लिए डीएनए के द्विगुणन के अर्ध संरक्षी विधि के लिए टेलर का प्रयोग। टेलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, प्रतिकृतिकरण का अध्ययन किया था, इसके द्वारा विसिका फाबा में किया था। किसमें, विसिका फाबा, ये था विसिका फाबा। इसने क्या किया, इस पौधे के बीजों को कुछ दिनों तक ट्रीटेड थाइमिन युक्त माध्यम में उगाया। जो क्या, देखो ये जो आपका पौधा है विसिका फाबा, उसमें क्या किया, उसका जो बीज था उसको ले लिया। ठीक है, तो बीजों को ले लिया, उसको क्या किया, थाइमिन जो होता है उससे ट्रीटेड माध्यम पर उसको उगाया। उससे उत्पन्न जो जड़ था उसका उस पर जो उससे पौधा उत्पन्न हुआ तो उसका जो जड़ था उसकी मूलाग्र की कोशिकाओं में अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसका अध्ययन किया। ठीक है, विश्लेषण किया। तो इसमें बताया कि दोनों क्रोमेटिड रेडियो लेबल्ड पाए गए। जो उसके दोनों क्रोमेटिड थे उसके जड़ के मूलाग्र में वो दोनों क्रोमेटिड कैसे थे, रेडियो लेबल्ड थे। बाद में इन जड़ों को एक कोशिका विभाजन होने तक सामान्य थाइमिनेटेड युग्म माध्यम में उगाया। फिर ये क्या किया, वो सामान्य थाइमिन जो ट्रीटेड माध्यम था उसमें उगाया। फिर गुणसूत्रों के ऑटो रेडियोग्राफिक अध्ययन करने पर उन्होंने एक क्रोमेटिड सामान्य तथा एक रेडियो लेबल्ड पाए गए। तो जब क्या किया, वो जब इसके ऑटो रेडियोग्राफिक जो था अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया, जो उसका मूलाग्र था, किसका, विसिका ग्राफा का जो बीज था उससे प्राप्त जो पौधा था जो थाइमिन ट्रीटेड युक्त माध्यम पर उगाया गया था उसमें क्या किया, उसका अध्ययन किया, किसका, मूलाग्र कोशिकाओं का। तो उसमें जो क्रोमेटिन था वो कैसा था,
रेडियो लेबल्ड था। ठीक है, फिर रेडियो लेबल्ड होने के कारण इसको फिर से सामान्य थायमिन माध्यम में उगाया, है ना। तो उसमें पता चला कि इसका जब ऑडियोग्राफ से, मतलब ये ऑटो रेडियोग्राफ से इसका अध्ययन किया, तो एक जो क्रोमेटिन था वो क्या था, सामान्य था, और एक क्या था, रेडियो बल्ब्ड था। तो एक पीढ़ी के लिए और सामान्य माध्यम में उगाए जाने पर आधे कोशिकाओं के गुणसूत्र बिल्कुल सामान्य थे, जबकि शेष आधे कोशिकाओं के गुणसूत्र क्या थे, हाइब्रिड थे। ये भी हो गया आपका मेल्सन्स और स्टॉल्स टाइप का जो था, ये देखो थायमिन माध्यम में उगाया। फिर ये था कि आपका लेबल थायमिन रिमूव्ड हो गया, ये इस टाइप का हो गया। फिर 2 सामान्य हुए, और जो 2 थे देखो ये 50% आपके सामान्य हुए और 50% क्या हुए, संकर हुए, हाइब्रिड हुए। क्लियर। फिर है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, राइबो का R, न्यूक्लिक का N और एसिड का A, RNA। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, RNA। इसको, इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हम लोगों को पता है, ये भी कभी कभी पूछ देता है आपको क्वेश्चन में, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। RNA एक विशिष्ट प्रकार का एकल सूत्री होता है। अच्छा, एक और चीज़, इसका सबसे महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि DNA और RNA में अंतर क्या होता है। इसका एक संरचना युक्त आप उदाहरण देकर बताइए। रचना युक्त, संरचना युक्त, लेबल्ड है ना, होता है। तो क्या करेंगे आप लोग, RNA का डायग्राम, DNA का डायग्राम, और आप उसके साथ साथ उनमें जो जितने भी पॉइंट्स थे उसके मॉडल के और इसके जितने पॉइंट्स हैं, आप उसको एक कॉपी में नोट करेंगे। एंड में मैं आपको इसका एक नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी चैप्टर के एंड में, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और उसको लिखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास। ये क्या होता है, ये एकल एक सूत्री होता है। एकल एक सूत्री मतलब होता है, ये जैसे DNA ऐसा ज्वाइंट था ना, ये एकल होता है। ठीक है, जो RNA होता है वो एकल एक सूत्री होता है, जिसमें राइबोज नामक पेंटोज शर्करा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोज। डीऑक्सी राइबोज पाया जाता था उसमें, इसमें पाया जाता है राइबोज। ठीक है। RNA सामान्यतः कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। जो कोशिका होता है, कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य होता है, उसमें स्वतंत्र रूप में ये पाया जाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में या राइबोसोम के अंदर, या उससे संबंधित जो राइबोसोम होता है या फिर उससे संबंधित जितने भी पॉलीराइबोसोम्स होते हैं उन्हें पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में भी RNA की उपस्थिति होती है। RNA जो होता है इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड एवं राइबोन्यूक्लियोसाइड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्यादातर पादप विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA नामक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और नाभिकीय अम्ल पाया जाता है। केंद्रक की स्थित केंद्रिका ही मुख्यतः RNA के विभिन्न प्रकारों का निर्माण स्थल होता है। देखो, जो पादप विषाणु होते हैं ना, वो निम्न वर्ग के जीव होते हैं, तो उनमें क्या पाया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA पाया जाता है। RNA, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। जो केंद्रक के अंदर स्थित जो केंद्रिका होता है, केंद्रक के मध्य में क्या होता है, केंद्रिका होता है, तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है, मुख्यतः RNA के विभिन्न प्रकार का क्या करता है, निर्माण करता है। RNA का रासायनिक संगठन, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे RNA का, तो ये क्या होता है, ये भी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। DNA के समान ही RNA भी क्या करता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। RNA जो होता है सामान्यतः एक श्रृंखलित संरचना के रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, श्रृंखला के रूप में। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, चैन, सिंगल स्ट्रैंड होता है और ऐसा इस प्रकार का पाया जाता है, रस्सीनुमा। ठीक है, जो कभी कभी स्वयं वलयित होकर कहीं कहीं पर द्विकुंडलित हो जाता है। क्या करता है ये, अब ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे मुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, वलयित हो जाता है। अगर हम लोग सिंगल रस्सी को ऐसे छोड़ देते, कभी कभी खींचे रहते हैं तो ठीक रहता है, फिर ऐसे छोड़ देते हैं तो जाके कहीं पे डबल हो जाता है, तो उसको वो अपना ही वलयित होकर द्विकुंडलित हो जाता है। अगर वरना अगर हम लोग देखेंगे तो वो एकल सूत्री ही होता है। ठीक है, ये किससे किससे बना होता है मिलकर, तो ये न्यूक्लियोटाइड एक पेंटोज शर्करा होता है। ठीक है, एक पेंटोज शर्करा होता है, एक राइबोज होता है, पेंटोज शर्करा राइबोज होता है। उसके बाद नाइट्रोजनस क्षारक होते हैं। नाइट्रोजिनस क्षारक के साथ साथ क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। नाइट्रोजिनस क्षारक के साथ साथ फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, फिर नाइट्रोजिनस क्षारक में RNA 2 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन, पिरिमिडिन, साइटोसिन और यूरेसिल।
जो एडिनिन होता है, प्यूरिन और प्यूरिन जो होता है, एडिनिन और ग्वानिन, प्यूरिन के रूप में क्या पाया जाता है, एडिनिन और ग्वानिन। हम पढ़े थे नाइट्रोजनस क्षार क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो होता है पहले प्यूरिन, फिर होता है पिरिमिडिन, मैंने आपको बताया था। तो प्यूरिन जो होता है आरएनए का, आरएनए का प्यूरिन जो होता है वो होता है एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन जो होता है वो होता है साइटोसिन, यहाँ पे काट लेंगे ना, साइटोसिन और होता है यूरेसिल। आपको पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए और इसमें क्या चेंजेस होता है, डीएनए में भी पेंटोस शर्करा उपस्थित होता है, इसमें भी पेंटोस शर्करा उपस्थित होता है, उसमें लेकिन डीऑक्सीराइबोज होता है, इसमें राइबोज होता है ना। इसमें प्यूरिन के रूप में एडेनिन और ग्वानिन होता है, उसमें भी प्यूरिन के रूप में एडेनिन और ग्वानिन होता है ना। इसमें जो पिरिमिडिन होता है, इसमें साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। लेकिन डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है। डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमिन होता है। क्लियर, इनमें 2 अंतर हो गया, समझ में आ गया। धीरे धीरे आपको और भी अंतर समझ में आएंगे जिसको आप लोग पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। देखो अब अगर हम लोग पर्टिकुलर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल की रचना देखेंगे तो ये आपका थाइमिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, डीएनए में, सिर्फ डीएनए में होता है ना, ओनली डीएनए में। बाकी ये डीएनए में, ये होता है आरएनए में, और ये होता है तीनों बोथ। डीएनए एंड आरएनए। ये हो गया एडेनिन, C5H5N A इसका फॉर्मूला है। एडेनिन का फॉर्मूला कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है देख लीजिए, C5H5N5। ग्वानिन जो होता है C5H5N5O, इसमें एक ऑक्सीजन भी जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड से। फिर होता है साइटोसिन, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। आप पढ़ भी सकते हैं, समझ सकते हैं। खैर ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन देख सकते हैं। फिर है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का देखो, राइबोज किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आरएनए में। किस में पाया जाता है, आरएनए में। ठीक, ये किस में पाया जाता है, डीएनए में। किस में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज, डीएनए में। इन लोगों की संरचना, न्यूक्लियोसाइड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, है ना। न्यूक्लियोसाइड क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें देखते हैं। तो राइबो एडेनोसिन्स किसमें, आरएनए के लिए, है ना। ये हम लोग आरएनए की बात करें, अभी क्या पढ़े हम लोग, आरएनए। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या क्या होते हैं, राइबो एडिनोसिन होता है, ठीक है। राइबो एडिनोसिन में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है और राइबोज शर्करा होता है। क्या क्या होता है, एडेनिन होता है और राइबोज शर्करा होता है, ये याद रखेंगे। फिर है राइबो ग्वानोसिन, ये इसमें क्या होता है, ग्वानिन होता है और राइबोज शर्करा होता है। फिर है राइबोसाइटिडिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइटोसिन होता है और राइबोज शर्करा होता है। फिर है राइबो यूरेडिन। यूरेडिन ये याद रखेगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें यूरेसिल पाया जाता है, अर्थात इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड यूरेडिन होगा। तो इसमें क्या होता है, यूरेसिल राइबोज शर्करा। क्लियर। अगर टाइड्स की हो गई, न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं, ये होगा टाइड्स ना। अब न्यूक्लियोसाइड्स की बात करेंगे तो राइबो एडिनोसिन अम्ल होगा, तो इसमें एडेनिन, राइबो शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। राइबो ग्वानोसिन, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, इसमें ये है आपका संगठन, केमिकल कंपोजिशन, कम समझ में आ गया। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उपस्थित। ये है आपका पेंटोस, इस प्रकार का ये देखो, ये पेंटोस शुगर होता है और इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर है आरएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए। केमिकल कंपोजिशन, आरएनए के बारे में जान गए, केमिकल कंपोजिशन के बारे में जान गए, उनके संगठन जो थे उनको पता चल गया हमको। आरएनए कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ये भी पता चल गया हमको। कहाँ बनते हैं, तो केंद्रक के नाभिका में बनता है, ये भी पता चल गया हम लोगों को। अब देखते हैं कि आरएनए के प्रकार कौन कौन से, टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक आरएनए एवं अनानुवांशिक आरएनए। क्या क्या, जेनेटिक और
नॉन जेनेटिक, आनुवांशिक प्रकार के आरएनए जेनेटिक हो गया, और आनुवांशिक मतलब हो गया नॉन जेनेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, आरएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, उसे आनुवांशिक, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है आरएनए। जस्ट लाइक क्या हो गया आपका पादप जो विषाणु हम लोग पढ़ रहे थे, पादप विषाणुओं में ये सब हो गया आपका आनुवांशिक रूप से, तो इसको आनुवांशिक आरएनए कहेंगे। उदाहरण है समस्त पादप विषाणु, मैंने अभी आपको बताया पादप विषाणुओं में आरएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है। इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए में ही निहित होती है, जबकि जो विषाणु होते हैं उनमें उपस्थित ये आनुवांशिक आरएनए एक सूत्रीय या दो सूत्रीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक सूत्रीय होंगे या फिर दो सूत्रीय होंगे। जबकि आरएनए दो सूत्रीय होता है जो, तो उसमें क्षारक युग्मन डीएनए के समान ही होता है, उसका युग्मन का क्षारक कैसा होता है, डीएनए के समान। फिर दूसरा है अनानुवांशिक आरएनए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए में उच्च वर्गीय जीवों में ये क्या होता है, पौधों में आरएनए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है। उच्च वर्गीय जो जीव होते हैं या फिर जो पौधे होते हैं उसमें आरएनए जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में अनुपस्थित होता है, लेकिन आनुवांशिक पदार्थों का कार्य नहीं करता है। इसमें कौन आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, तो इसमें होता है डीएनए, अतः इसे अनानुवांशिक आरएनए कहते हैं। इस प्रकार के आरएनए का निर्माण किसके थ्रू होता है, तो डीएनए के टेम्पलेट्स पर होता है। डीएनए का जब कुंडलन खुलता है और जब अलग अलग संरचना में इस प्रकार आते हैं तो इसको बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट्स या फिर आरएनए। यूकैरियोट्स में ये तीन प्रकार के अनानुवांशिक आरएनए होते हैं। क्या क्या, संदेशवाहक आरएनए आरआरएनए, जिसको मैसेंजर बोलेंगे, एमआरएनए मैसेंजर। फिर है आरआरएनए मतलब हो गया ट्रांसफर। फिर हो गया राइबोसोमल जिसको आरआरएनए बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे टीआरएनए, इसको बोलेंगे एमआरएनए और इसको बोलेंगे आरआरएनए। क्लियर। एमआरएनए ऐसा होता है जो कि डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का मतलब क्या होता है, आप लोग डिजिटल ज़माने में है, आपको मैसेंजर के बारे में समझाना ज़्यादा आसान होगा। मैसेज का मतलब क्या होता है, हम लोगों को कोई चीज़ किसी तक पहुंचाने होती है तो हम लोग मैसेज कर देते कि हमको ये बात आपको बतानी है ना। तो वैसे ही मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए का मतलब होता है कि कोई भी सूचना किसी दूसरे जीव तक पहुँचानी होती है या फिर किसी दूसरे तक पहुँचानी होती है ना, सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुँचाता है। ये क्या कहता है, सूचनाओं को, जो आरआरएनए होता है वो सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुँचाता है, जहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए जैकब एवं मोनार्ड ने इसे एमआरएनए कहा। किस वैज्ञानिक ने कहा, जैकब और मोनार्ड। इसको अंडरलाइन करेंगे अपने बुक में, जैकब और मोनार्ड ने 1961 में इसे एमआरएनए कहा, क्योंकि ये जो आरएनए होते हैं ये मैसेज को, ये सूचनाओं को, आनुवांशिक सूचनाओं को, अब इनके पास तो टाइम पास वाली बात नहीं होगी ना, ये तो कुछ ना कुछ सूचनाओं को ही करेंगे ट्रांसफर। तो ये सूचनाओं को, आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करते हैं, राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। क्लियर। केंद्रक के अंदर इसका निर्माण जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के रूप में, पूरक स्ट्रैंड के रूप में होता है। किस रूप में होता है इसका निर्माण, पूरक स्ट्रैंड के रूप में होता है। जो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए, कुल जितने भी टोटल आरएनए होते हैं ना कोशिका द्रव्य में, स्वतंत्र होते हैं, जो आरएनए होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं कोशिका द्रव्य में, तो कुल जितने भी आरएनए होते हैं उससे जो केंद्रक में होते हैं ना उसमें कितने होते हैं, 3 से 5% भाग का आरएनए होता है। ठीक है, एमआरएनए के क्षारकों का संगठन डीएनए श्रृंखला के अनुरूप ही होता है। इसका जो क्षारक होता है, मतलब जो एसिडिक नेचर इसका जो होता है, नाइट्रोजिनस बेस जो होता है इसका, वो डीएनए के जैसा ही लगभग होता है, उसके श्रृंखला के लगभग होता है। इसलिए इसे आरएनए भी, इसे डीआरएनए भी कहा जाता है, डीएनए के समतुल्य होता है। इसलिए केंद्रक के अंदर इसका निर्माण डीएनए से होता है। अगर केंद्रक में बात करेंगे तो एमआरएनए का निर्माण किसके थ्रू होगा, डीएनए के माध्यम से होता है। ठीक है, यहाँ से यह कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार एमआरएनए केंद्रक से डीएनए के प्राप्त, जो एमआरएनए होता है वो केंद्रक के डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को कोशिका द्रव्य में बाहर लाता है और राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन की भाषा में अनुवादित कर देता है, कोड कर देता है। ठीक है, इसका अणुभार कितना होता है, 50,000 डाल्टन होता है। इसका अणुभार कितना होता है, तो 50,000 15,000 डाल्टन। इसका अवसादन गुणांक होता है, देखिए ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे ना, ये चीज़ आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। क्या चीज़, कि इसका एमआरएनए का अणुभार कितना होता है, 50,000 डाल्टन होता है, और इसका अवसादन गुणांक कितना होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 8s होता है। किसका, एमआरएनए का। क्लियर।
अब अगर mRNA की विषमांगता के बारे में बात करेंगे, विषमांगता, विषम मतलब अलग, विपरीत चीज हो गया, है ना। तो इसके जो अणु है उसके आकार एवं आणविक भार में अधिक विभिन्नता होती है। इसका जो आकार होता है और इसका जो आणविक क्या बोला चाहिए, विभिन्न भार होता है ना। हर अणु का भार होता है तो इसका आणविक भार मान लिया, और इसका जो साइज होता है उसमें बहुत विभिन्नता होती है। इसे mRNA की विषमांगता कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? mRNA की विषमांगता। इसके निम्नलिखित कारकों पर निर्भर होती है, सिस्ट्रॉन की संख्या एवं आकार पर। किसकी? सिस्ट्रॉन की संख्या और आकार पर। प्रोटीन के अणु के आकार सिस्ट्रॉन की संख्या के आधार पर mRNA दो प्रकार के होते हैं। पहला जो था इसको, ये दो कारकों पर निर्भर करता है, तो सिस्ट्रॉन की संख्या एवं आकार के आधार पर, और दूसरा है कि प्रोटीन के अणु के आकार और आकार के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोटीन के अणु के आधार पर। ठीक है, प्रोटीन के अणु के आधार पर, और है सिस्ट्रॉन के संख्या के आधार पर। ए है मोनोसिस्टोनिक mRNA। अगर देखेंगे इसका ए, तो मोनोसिस्टोनिक mRNA है। ऐसे mRNA में केवल एक सिस्ट्रॉन के संकेत अनुलिखित होते हैं, अर्थात इनमें प्रोटीन निर्माण के लिए केवल एक समारंभन स्थल होता है। प्रोटीन निर्माण जो होता है जहाँ पे इसका पॉइंट होता है समारंभन, समारंभन का मतलब होता है शुरू होना, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोल सकते हैं आप लोग इसलिए भाषा में। तो जो समारंभन पॉइंट होता है मोनोसिस्टोनिक mRNA का, वो क्या होता है कि इसमें केवल सिस्ट्रॉन के संकेत जो होते हैं वो अनुलेखित होते हैं, अर्थात इसमें जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसका जो पॉइंट होता है सिर्फ एक पॉइंट होता है। ठीक है, अतः इसे एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला या प्रोटीन एक ही अणु संश्लेषित कर पाते हैं। तो जो प्रोटीन श्रृंखला का एक पॉइंट जो होता है वही संश्लेषित कर पाते हैं। यूकैरियोट्स में mRNA मोनोसिस्टोनिक होता है। कैसे होता है? यूकैरियोट्स में mRNA मोनोसिस्टोनिक होगा। फिर है पॉलीसिस्टोनिक। तो पॉलीसिस्टोनिक mRNA क्या होता है? इसमें एक से अधिक सिस्ट्रॉन के कोडान पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक से अधिक सिस्ट्रॉन के कोडान पाए जाते हैं, अतः ये ऐसे अधिक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीजेनिक mRNA भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक mRNA प्रायः पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो mRNA होते हैं, प्रोकैरियोटिक mRNA, वो कैसे होते हैं? पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। mRNA की अगर संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ mRNA, तो इसका प्रायः एक श्रृंखला सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें एडिनिन, क्या क्या होता है? एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है, नाइट्रोजिनस क्षारक के रूप में। हमको पता है कि प्रायः आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल उपस्थित होता है। इसमें उपस्थित जो क्षारक होते हैं उनके मध्य युग्मन नहीं पाया जाता है, ठीक है, बॉन्ड नहीं पाया जाता है। इसमें अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, या निर्माण डीएनए निर्माण के द्वारा होता है। इनमें उपस्थित क्षारकों का क्रम इस अनुलेखन करने वाले डीएनए के क्षारकों के अनुरूप होता है। मतलब जो डीएनए का जो टेम्पलेट होता है उसके अनुरूप ही इसका क्रम होता है नाइट्रोजिनस क्षार का, ठीक है। फिर एमआरएनए के अगर संरचनात्मक लक्षण देखेंगे, स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एमआरएनए की अगर बात करते हैं तो संरचनात्मक रूप से एक यूकैरियोटिक एमआरएनए जो होता है वो निम्नलिखित संरचनाओं से यूकैरियोट का कैप एवं विषाणुओं में एमआरएनए के 5 सिरे पर उपस्थित होता है। अगर एमआरएनए का संरचनात्मक लक्षण देखेंगे, संरचना कैसा है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि ये कैसा होता है? कैप होता है। इसमें कोशिका का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना उसको बोलते हैं इसका कैप। क्लियर। इसके विषाणुओं में एमआरएनए में 5 सिरे कहीं ना कहीं से शुरू होता है, तो ये क्या हो गया? 5 सिरा हो गया, 5 इंड हो गया। यह भाग क्या कहलाता है? मिसेलाइटेड मीन कहलाता है। किससे बना होता है? मिसेलाइटेड मीन, ग्वानिन के द्वारा, मिसेलाइटेड ग्वानिन के द्वारा। जो ग्वानिन होता है मिसेलाइटेड होता है, ठीक है। जो कैप प्रोटीन का निर्माण की दर को नियंत्रित करता है। जो कैप होता है ना वो प्रोटीन के निर्माण जो होता है उसकी दर को कंट्रोल करके रखता है। कैप कहाँ पे होगा? कैप कहाँ पे हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट में होता है ना। ये 5 सिरे से स्टार्ट होता है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो कैप होता है वो किससे बना होता है? तो मिसेलेटेड ग्वानिन से मिलकर बना होता है। मिसेलेटेड ग्वानिन जो होता है उससे ये कैप का निर्माण होता है। और जो कैप होता है वो क्या करता है? जो प्रोटीन का निर्माण का दर होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यदि कैप नहीं होता है, कैप एब्सेंट होता है या कैप अनुपस्थित होता है तो एमआरएनए जो होते हैं वो राइबोसोम ठीक से नहीं जुड़ पाते। एमआरएनए जो होते हैं ना वो राइबोसोम से जाकर ठीक से नहीं जुड़ पाते। तो कोडिंग क्षेत्र 1, नॉन कोडिंग क्षेत्र 1 जो है उसके क्या बोल रहा है कि कैप वाले भाग का प्रथम नॉन कोडिंग क्षेत्र जो होता है वो देखो, जो
कैप है, उसके बाद भी भाग है ना भाई, यहाँ पे कैप हो गया तो इसके बाद भी जो भाग है वो क्या कहलाता है, नॉन कोडिंग क्षेत्र कहलाता है। 1 2 3 4 ऐसे भाग बना होता है। फिर ये भाग कितने भागों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक जो संरचना होती है वो बहुत सारे भागों से मिलकर बनी होती है। तो जो mRNA वाला होता है वो 10 भाग से मिलकर बना होता है, जिसमें 100 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, जिसमें क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा अधिक होती है। जो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप एडेनिन, और यहाँ पे लिख सकते हैं ग्वानिन। mRNA में किसकी मात्रा अधिक होती है, एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा अधिक होती है, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होता है, अनुवादन नहीं होता है। किसमें, mRNA में प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं होता है। फिर है समारंभन कोडान, इनिशिएशन कोडान, इसको बोल सकते हैं समारंभन कोडान, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्रथम नॉन कोडिंग क्षेत्र के बाद पहला जो नॉन कोडिंग क्षेत्र है। यहाँ देखो, अगर ये इस प्रकार का RNA है तो ये हो गया कैप वाला, फिर ये वाला भाग फर्स्ट हो गया जिसको हम लोग फर्स्ट रीजन बोल दिए। फिर उसके बाद वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, समारंभन भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, समारंभन इनिशिएशन कोड कहलाते हैं। क्या कहलाता है, इनिशिएशन कोड, DATION, इनिशिएशन कोडान कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिथियोनिन ग्वानिन एडेनिन और ग्वानिन को कोडिन करता है। क्या करता है, एडेनिन और ग्वानिन को कोडिन करता है। कौन करता है, जो समारंभन कोडान होता है, जो नॉन कोडिंग क्षेत्र जो होता है, रीजन जो होता है उसके नीचे जो उसके पीछा वाला भाग क्या होता है, समारंभन क्षेत्र, इनिशिएशन कोडिंग कहलाता है, कोडान कहलाता है। जो क्या करता है, यह भाग सभी प्रकार की कोशिकाओं में एडेनिन और ग्वानिन को कोडिंग करता है। फिर है कोडिंग क्षेत्र, कोडिंग रीजन, इस भाग में 1500 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, कोडिंग रीजन। इसके बाद जो हो जाएगा आपका कोडिंग रीजन हो जाएगा, इसमें कितने होते हैं, 1500, लगभग 1500 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इस भाग से प्रोटीन का अनुवादन होता है। इस भाग में 1500 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस भाग से प्रोटीन का ट्रांसलेशन करते हैं, किसमें, कोडिंग रीजन से। फिर है श्रृंखला समापन कोडान, यहाँ पे हो जाता है एंड में, फिर श्रृंखला समापन कोडान। ये क्या कहलाता है, एक प्रोटीन का अनुवादन होते ही श्रृंखला समाप्त हो जाता है। जब एक प्रोटीन खत्म होता है, उसका कोडान खत्म होता है, तो वो क्या कहलाता है, श्रृंखला समापन कोडान कहलाता है। जी क्या होता है, UAA-LAG या UGA के द्वारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन हो जाता है। फिर है द्वितीय नॉन कोडिंग क्षेत्र, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो यहाँ जाते हैं सेकेंड द्वितीय नॉन कोडिंग क्षेत्र आ जाता है। तो mRNA का यह भाग क्या होता है, 50 से 100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। इस भाग में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, इस भाग में प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर। फिर इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पॉली अनुक्रम होता है। mRNA का जो अंतिम भाग होता है उसमें पॉली अनुक्रम होता है। इस भाग में एडेनिन की अधिकता होती है। जो द्वितीय कोडान होता है, सेकेंड रीजन होता है कोडिंग का, उसमें क्या होता है, एडेनिन की अधिकता होती है, अतः इसे पॉली एडेनिलेट अनुक्रम कहते हैं। प्रारंभ में इसे 200 से 250 न्यूक्लियोटाइड्स होते थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ इनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। mRNA के कार्य, mRNA के क्या कार्य होते हैं, तो mRNA के अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अथवा एंजाइम का निर्माण होता है। कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बनता है। यह आनुवांशिक अभियांत्रिकी में अति महत्वपूर्ण होती है। mRNA क्या क्या कार्य करता है, तो इसका याद रखना कि अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड बनाता है, प्रोटीन अथवा एंजाइम का निर्माण करता है। अनुलेखन की क्रिया होती है जिससे प्रोटीन का निर्माण करता है अथवा एंजाइम का निर्माण करता है, या फिर प्रोटीन का ट्रांसलेशन भी करता है, ठीक है। कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा DNA बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो DNA का निर्माण करता है। यह क्रिया आनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी अति महत्वपूर्ण होती है। mRNA के 5 एंड किनारे पर 7 मिथाइल ग्वानोसिन पाया जाता है, जो mRNA राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, mRNA के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है।
mRNA के पश्चात है tRNA, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर RNA। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर RNA। क्लियर? इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।